नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। इसमें आज हम जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, वो भी किस क्लास 8 जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। इसका नाम है उद्योग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? उद्योग, जो कि एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर इसमें बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल के आधार पर हम कर सकते हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से करते हैं। आकार के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे, छोटे उद्योग, लघु उद्योग जिसे, और मध्यम और फिर बहुत बड़े उद्योग। कच्चे माल के आधार पे करेंगे और स्वामित्व के आधार पे भी हम करते हैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण चलिए देखते हैं कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे हम उद्योगों का वर्गीकरण कितना करते हैं? कृषि आधारित हो जाता है, कृषि से संबंधित जो जिसमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। ठीक है, तो 4 प्रकार के हो गए, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। ये कच्चे माल किसके आधार पे है? कच्चे माल के आधार पे किसका वर्गीकरण है? उद्योगों का वर्गीकरण है। आकार, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। लघु उद्योग इसमें मतलब पूंजी कम लगाई जाती है और लोग भी कम होते हैं, और बृहद उद्योग होता है। स्वामित्व के आधार पर क्या होता है कि निजी क्षेत्र का उद्योग होता है, जो प्राइवेट लोग, कोई एक प्राइवेट व्यक्ति संस्था चलाता है। राज्य स्वामित्व मतलब जो स्टेट के द्वारा चलाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र होता है और संयुक्त क्षेत्र होता है और सहकारी क्षेत्र भी होता है। तो स्वामित्व के आधार पर इतने भेद हो गए उद्योगों के। उद्योगों के अवस्थिति संबंधी कारक। अब जो उद्योग कहीं लगेगा, मान लीजिए आपके आसपास के क्षेत्र में उद्योग लगा है, तो क्यों लगा है? जल की उपलब्धता होनी चाहिए, मतलब कि आसपास में नदी होनी चाहिए, एक बाजार होने चाहिए। ऐसा हो कि जो उद्योग से जो बने मटेरियल बाजार उसके लिए होना चाहिए पास ही। पूंजी आपके पास होनी चाहिए, श्रम आपके पास होना चाहिए, संचार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास मटेरियल बन रहा है वहीं बिक रहा है, दूर दूर तक आपके लिए संचार होना चाहिए, आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके लिए परिवहन भी होना चाहिए। जमीन होनी चाहिए उद्योग के लिए, विद्युत होना चाहिए। और एक चीज़ क्या होती है, कच्चा माल तो आपके लिए आवश्यक है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग है, तो आपके लिए क्या होना चाहिए कि आपके लिए सूती वस्त्र उद्योग में कपास होना ही चाहिए। और एक पॉइंट दिया गया है कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 मतलब रात के लगभग 12:30 बजे एक घटित हुई त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना थी, जिसमें मिथाइल आइसोसिनेट फैल गई थी। यहाँ एक प्रौद्योगिकी घटना हुई थी। प्रौद्योगिकी घटना क्या होती है? जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रिया उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड भी फैल गई थी। तो 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे भोपाल में एक त्रासदी हुई थी। इसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में, यूनियन कार्बाइड का कारखाना था कीटनाशी बनाने का, उसमें हाइड्रोजन साइनाइड गैस फैली थी, साथ ही मिथाइल आइसोसाइनाइड भी फैली थी, जो अत्यंत विषैली थी। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार लगभग इतने लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी, 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु। ये कॉमा है इसको, 35,598 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु मानी जाती है। सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उन्हें सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो उभरते हुए उद्योग को क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग भी, मतलब हर प्रकार के उद्योग शामिल होते हैं। उभरते हुए उद्योग होते हैं, मतलब कि जो वर्तमान में उठ रहे हैं, इनका विकास हो रहा है, तो ये सनराइज उद्योग होते हैं। अगला पॉइंट प्रगलन दिया गया था। प्रगलन क्या होता है? जिसमें धातुओं को अयस्कों से द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, मतलब कि गलाकर अयस्क से जो धातु निकाली जाती है उसे प्रगलन कहा जाता है। अयस्कों को पिघलाया जाता है, उसके बाद धातु को अलग कर ली जाती है, निष्कर्षित कर लिया जाता है बहुत ज़्यादा तपा के गलनांक बिंदु पे, यही प्रगलन कहलाता है। जमशेदपुर के बारे में एक टॉपिक इसमें दिया गया था। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी कि टिस्को। तो 1947 से पहले क्या था कि भारत में केवल एक ही इस्पात का कारखाना था। वो कौन सा था? टिस्को था, और यह निजी स्वामित्व में था, और यह निजी कंपनी थी। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया। स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ कि कारखाना का काम अपने हाथों में ले लिया गया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप
सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। तो टिस्को की शुरुआत कब हुई थी? सन 1907 में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पे हुई थी, झारखंड में, और साकची में नामक स्थान पे हुई थी। बाद में साकची का नाम ही बदल के क्या कर दिया गया था? जमशेदपुर रख दिया गया था। बाद में इनके जिन्होंने स्थापना की थी उन्हीं के नाम पे इसका नाम जमशेदपुर कर दिया गया था। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्रों के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो जमशेदपुर लौह इस्पात केंद्रों के रूप में सर्वाधिक उचित स्थान पे है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। तो अब उस स्थान को जिसे आज जमशेदपुर कहा जाता है, बात पहले नाम इसका क्या था? साकची था। तो इसको चुनने के कई कारण थे। यहाँ उद्योग लाने, संयंत्र स्थापित करने के कई कारण थे। पहला कारण, यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर ही था। मतलब कि आसपास की जो दूर दराज जाने की जो चीजें थी वो ठीक थी, संचार भी था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार भी उपलब्ध है। तो यहाँ उद्योग भी थे, यहाँ क्या थे? अयस्क भी थे, और कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार भी उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा से, टिस्को को आप देखते हैं अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो झरिया से कोयला प्राप्त होता था, और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क प्राप्त होता था। चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज भी प्राप्त हो जाता था। खरकई और स्वर्णरेखा नदी से जल भी प्राप्त हो जाता था। अब पिट्सबर्ग के बारे में दिया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर कहा जाता है। पिट्सबर्ग क्या है? यूएसए का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग की स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध होता है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। तो पिट्सबर्ग में कोयला वहीं मिल जाता है, और लौह अयस्क मिनेसोटा नामक स्थान पर प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग, और यहाँ का परिवहन का सबसे उचित तरीका कौन सा है? ग्रेट लेक्स जलमार्ग से परिवहन होता है। यह अयस्क के नौ परिवहन से हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है, और ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क जो आता है रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो नदी से, मोनोगेहला नदी से और एल्धनी नदियों से जल भी प्राप्त होता है। तो पिट्सबर्ग के बारे में ये जानकारियां दी गई थी कि ये कहाँ का है? ये यूएसए का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा माल जैसे कोयला यहीं मिल जाता है। लौह अयस्क मिनेसोटा से मिलता है, जो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है। परिवहन के लिए यहाँ ग्रेट लेक्स जलमार्ग है, और नदियां जल प्राप्त करने के लिए ओहियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोगेहला है। ग्रेट लेक्स के नाम सुपेरियर, ह्यूरेन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। ग्रेट लेक्स के नाम क्या है? सुपेरियर, ह्यूरेन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। तो इन पांचों झील को मिला के ग्रेट लेक्स नाम दिया गया है। 5 झील को मिला के ग्रेट लेक्स नाम दिया गया है। सुपीरियर, ह्यूरेन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। 5 झील में सबसे बड़ी सुपीरियर झील है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वा प्रभाव पर स्थित है, ऊंचाई पे ये स्थित है। शब्द उत्पत्ति, टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। टेक्सटाइल शब्द टेक्सियरे से व्युत्पन्न है, जो कि बुनना अर्थ जिसका होता है। तो टेक्सटाइल शब्द किसका? लैटिन भाषा का शब्द है टेक्सियरे, उससे उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है बुनना। इसका अर्थ क्या होता है? बुनना। अगला पॉइंट है, देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलिस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। तो प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? 1818 में कोलकाता में स्थापित हुआ था, फोर्ट गैलिस्टर के पास, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। प्रश्न बनेगा, प्रथम वस्त्र उद्योग कब स्थापित हुआ? 1818 में। कहाँ? बंगाल, कोलकाता के पास, फोर्ट गैलिस्टर में, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। आगे देखते हैं, पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित हुई। तो जो पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल थी वो मुंबई में 1854 में स्थापित हो गई। तो पहली जो सफल यंत्रीकृत, मतलब सफल थी, यंत्रीकृत थी, टेक्नोलॉजी भरपूर थी, मुंबई में स्थापित हुई वस्त्र मिल 1854 में। उपोष्ण आर्द्र जलवायु, उपोष्ण, यहाँ उपोष्ण कर लीजिए, उपोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्थर, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायता की। तो सहायक करने के लिए इसमें क्या क्या था? जलवायु उपोष्ण और आर्द्र थी, बढ़िया थी। मशीन आयात के लिए पोर्ट्स बहुत सारे थे, कच्चे माल की उपलब्धता थी, और श्रमिक भी बहुत आसानी से मिल जाते थे और दक्ष होते थे, इसलिए यहाँ इसके बहुत अच्छा फैलाव हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में साबर नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हो गई थी। तो यहाँ पहली सूती मिल कब बनी? 1859 में बनी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरे सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। तो मुंबई के बाद ये बहुत जल्द ही भारत का सबसे बड़ा या दूसरा
इसमें क्या बताया जा रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता बहुत जल्द ही अहमदाबाद बन गया था और इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका, ओसाका क्या है? जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र उत्पादन केंद्र है। ओसाका जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र उत्पादन केंद्र है। जापान का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदानी सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो ओसाका का जो चारों ओर का विस्तृत सूती वस्त्र के लिए मैदान था, वह सूती वस्त्र के विकास के लिए बहुत उपयुक्त था। यहाँ की जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत उपयुक्त थी। यहाँ की जलवायु भी कताई बुनाई के लिए उपयुक्त थी और योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती थी। तो योडो नदी जापान में ओसाका में जल उत्पन्न कराती थी। पत्तन की उपस्थिति के कारण कच्चे कपास का आयात बहुत आसानी से हो सकता था और निर्यात भी बहुत अच्छे से होता था। चलिए फिर इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।